तेरी खातिर ये जान भी है हाजिर, ऐ देश तेरी खातिर ये जान भी है हाजिर, अरमान सारे हाजिर, अरमान सारे हाजिर, ईमान भी है हाजिर, ऐ देश तेरी खातिर ये जान भी है हाजिर। आगोश में तेरे ही चटकी है हर जवानी, बिजली सी जिसमें शोखी लहरों से एक रवानी, ऊंचे हिमालय जैसा पैमान भी है हाजिर, ऐ देश तेरी खातिर ये जान भी है हाजिर, ऐ देश तेरी खातिर ये जान भी है हाजिर। मैं तो हैरान हूं सर, अभी तक कहीं भी इंडियन आर्मी का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा सर। जब तक एक्सेशन की बात फाइनल नहीं होती, इंडियन आर्मी कभी भी नहीं आएगी। और फिर पंडित जी के साथ महाराजा बहादुर के संबंधों का तो आपको पता ही है ना। लेकिन सर, इस वक्त अगर दुश्मन श्रीनगर में दाखिल हो जाता है तो एक्सेशन किस काम का? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अगर बारामूला के आसपास एक और डिफेंस लगाया जाए तो एक कीमती दिन और बच सकता है। ठीक है सर, अब और वक्त जाया नहीं करना चाहिए, हमें जितनी जल्दी हो यहां से निकल चलना चाहिए सर। मैं समझता हूं कि आप लोगों में बहुत सारे जख्मी हैं, खाना नहीं, कई दिनों से नींद नहीं, थकावट से चूर चूर, और जवानों के साथ साथ अम्निशन बिखरता जा रहा है, और दुश्मन वो हमारी गर्दन पर। कोई फिक्र नहीं साहब, आप हुक्म कीजिए, जो होगा सो देखा जाएगा। गुड, शाबाश। हमें हर हालत में दुश्मन के घेरे को तोड़ना है। एम्बुश में फंसने का खतरा जितना पहली गाड़ी को होगा, उतना ही एम्बुश होते हुए पिछली गाड़ी को भी खतरा होगा। दुश्मन हमारे निकलने का जानकर पीछे वाली गाड़ी पर भी हमला करेगा। दोनों तरफ जिंदगी कम और मौत ज्यादा है। पिछले 4-5 दिनों से हम मौत से ही लड़ रहे हैं। अगली गाड़ी पर मैं जाता हूं सर। और पिछली गाड़ी पर मैं। गुड, मुझे आप लोगों पर फक्र है और थोड़ा अफसोस भी कि शायद मैं आप लोगों के लिए कुछ न कर पाऊं। सर, इस वक्त यहां से निकलने की सोचिए, बाकी बाद में होता रहेगा। नहीं खजान, चीफ होने के नाते ये सभी मेरे बच्चे हैं। कोई भी ऐसा वैसा हुक्म देने से पहले मुझे 2 बार सोचना पड़ता है। अब इतना वक्त कहाँ है सर हमारे पास? जो होना होगा होने दीजिए सर। ज्वाला सिंह जी, महाराजा बहादुर का वाजिया हुक्म हम दोनों के लिए ही है। आप ऐसा करिए, जो ही पहली गाड़ी पर फायर हो, आप दूसरी गाड़ी में निकल जाइए। पहली गाड़ी वाले सिर्फ इतना ध्यान रखें कि जैसे ही गाड़ी नकारा हो, वो रोड ब्लॉक ना होने दें। दूसरी या तीसरी गाड़ी में किसी में भी बैठकर निकल सकते हैं। मैं पीछे वाली गाड़ी में आ जाऊंगा। नहीं सर, अपने कमांडर को हम इस तरह खतरे में नहीं डाल सकते सर। बेहतर यही होगा कि आप बीच में रहकर एम्बुश को पार कर जाएं और आगे चलकर नए मोर्चे का सोचे सर। यही ठीक है सर। अब पीछे का मोर्चा मैं संभालूंगा और आगे मैं चलता हूं सर।
चलिए सर। मेरी बात मानो, तुम जाओ यहाँ से। नहीं सर, नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। सर, मेरी फिक्र मत करो खजान, गाड़ियां निकालो। और भी कोई जख्मी हो तो सभी अपने साथ बिठा लो। अगर कोई ड्राइव कर सकता हो खजान तो उसे भी साथ ले लो। कोई भी गाड़ी अच्छी हालत में दुश्मन के हाथ नहीं लगनी चाहिए। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता सर। खजान, अपने साथ इन जवानों को बेमौत मत मरवाओ, गाड़ियां निकालो। ठीक है सर, मैं आपको गाड़ी में ले चलता हूं। इट्स माय ऑर्डर। खजान, वक्त बर्बाद मत करो। अब हमारे चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। अगर हम बारामूला या इसके आसपास पहुंच जाए तो डिफेंस। आपने
जान भी है हाजिर, अरमान सारे हाजिर, अरमान सारे हाजिर, ईमान भी है हाजिर। मैंने आपके हुक्म की तामील कर दी सरकार। तुम इतने दिनों तक मुझे तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा। जान सार बेटे पैदा करे जो धरती, वो देश कब है मिटता, वो कौम कब। तुमने पूछा था ना, आखिर मेरी गैर हाजिरी में तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें फक्र होना चाहिए, फक्र होना चाहिए। अपने बच्चों को मां और बाप का प्यार अब तुम्हें देना है। मर्द बनकर जीना है, मर्द बनकर। हर फाना वफा पर संतान भी हाजिर, है देश तेरी खातिर, ये जान भी हाजिर। और इसी बीच 27 अक्टूबर को भारतीय सेना श्रीनगर के हवाई अड्डे पर पहुंच गई और वहां पहुंचते ही उन्होंने हमलावरों को कश्मीर से खदेड़ना शुरू कर दिया। यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच समझौते ने काफी समय लिया। और यदि जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस यानी आर्मी चीफ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह हमलावरों को 4 दिन उड़ी और बारामूला के बीच रोककर ना रखते, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होने से पहले ही हमलावर श्रीनगर पहुंच गए होते और ये खूबसूरत वादी आज भारत के साथ न होती। क्या हो गया ये? मुट्ठी भर स्टेट फोर्स के जवानों ने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। ब्रिगेडियर ने आखिरी दम तक हमें रोके रखा। उसने जान दे दी, मगर हमारे रास्ते में रोड़े अटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शर्म की बात है, शर्म की बात है। तुम यहाँ के बाशिंदे हो या उस रियासत के? हो, मेरे कहने का मतलब है कि हमारे जवान और रियासती फौज के कुछ भागी जवान मिलकर बारामूला पहुंच गए हैं। मगर क्या? मगर 27 तारीख को हिंदुस्तानी फौज श्रीनगर हवाई अड्डे पहुंच गई है। लेकिन हमारे अहद का क्या होगा? हमने ख्वाब देखा था कश्मीर की सरजमीन को पैर से रोंदने का। हमारा सपना चकनाचूर हो गया। जिस तरीके से 48 घंटे के लिए कबायलियों को दुश्मन को रोका, यदि वो नहीं करते और बड़ी से बड़ी कुर्बानी नहीं देते,
तो हो सकता है कि आज भारतवर्ष का नक्शा कुछ विभिन्न होता। ये रियासत जम्मू कश्मीर जो आज हिंदुस्तान का अंग है, शायद ये न होती हिंदुस्तान में। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, जिन्हें हम सेवियर ऑफ कश्मीर कहते हैं, मतलब सेवियर ऑफ द स्टेट, अगर ये उस वक्त जो काम इन्होंने किया ये नहीं करते तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आज ये रियासत हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होती। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट में ये जो प्रिंसली स्टेट्स है, महाराजों की जो स्टेट्स थी, उनके बारे में ये कहा गया था कि हर एक महाराजा अपना अलग फैसला लेगा। वो हिंदुस्तान के साथ जा सकता है या पाकिस्तान के साथ जा सकता है, या चाहे तो आज़ाद भी रह सकता है। राजा हरि सिंह उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर रामचंद्र काक थे, और उन्होंने महाराजा साहब को यही एडवाइस दी थी कि आप जल्दी में फैसला ना लें। तो इसलिए उन्होंने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया था पाकिस्तान के साथ भी और हिंदुस्तान के साथ भी, थोड़ा सा टाइम गेन करने के लिए, ताकि वो हमला ना कर दें। तो उससे बचने के लिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया था। लेकिन पाकिस्तान सब्र नहीं कर सका, उन्होंने वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तोड़ दिया, और 9 हफ्ते के अंदर ही पहला हमला वहाँ कश्मीर पे हो गया। वहाँ हमारे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की रोल आ जाती है कि उन्होंने जो चंद अपने सिपाहियों के साथ इतने बड़े हमले को कोहाला में जो रोका, 4 दिन रोक के रखा, उससे महाराजा को टाइम मिल गया फैसला लेने का। अब तो कोई चारा ही नहीं था कि सिवाय इससे कि हिंदुस्तान के साथ एक्सेशन किया जाए और वहाँ से मदद ली जाए। तो उन्होंने एक्सेशन किया और वहाँ से फौज आ गई, और जब फौज आ गई तो फिर सूरत जो है वो पूरी बदल गई, लोगों में विश्वास आ गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी पूरी रेजिस्टेंस की, इंडियन फोर्सेस ने रोका, और सारा नक्शा जो है बदल गया। हम चूंकि वहाँ फ्रंट में थे इसलिए हम तो वहीं रुक गए, और हमने वो लड़ाई शाम के 6, साढ़े 6 बजे तक लड़ी, जबकि लास्ट जवान हमारा वहाँ से वो जख्मी हुआ, जो मारा गया, लेकिन वहाँ से बाहर जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। सिर्फ हम 2 जवान वहाँ से बचे थे, एक मैं और एक मेरा हवलदार, और हम फिर 1.5 साल 2 साल उन्हीं जंगलों में घूमते घामते फिर बाद में पाकिस्तान के प्रिजनर ऑफ वॉर भी रहे, और फिर वहाँ से वापस आए। ब्रिगेडियर साहब का दूसरे दिन का जो था वो हम तो देख नहीं पाए थे, लेकिन उनके लिए एक ही स्ट्रेटजी थी कि उड़ी का ब्रिज तोड़ देते। यहाँ तक उड़ी वाला पुल तोड़ने का मुझे हुक्म दिया गया। ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि आप इस पुल को तोड़ो, तो मैंने सामान वहाँ अपना जो मेरे पास था उसको लगाया पुल के ऊपर, मार्क सैकंड माइनस, जिसको इंटैंक माइनस कहते हैं, स्लैब, अमरल पुल, बाकी सेफ्टी फायर वगैरह लगा के हम काफ़ी पीछे चले गए। उसको आग लगाई और पुल टूट गया। पुल टूटने के बाद ब्रिटिश साहब बहुत खुश हुए, मुझे शाबाश दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि अभी गाड़ियों में इतनी आगे नहीं आ सकते, वो पैदल ही आएंगे, जिसलिए हमें काफ़ी टाइम मिल जाएगा। उड़ी ऑपरेशन के टाइम में जो 5-7 दिन मैं ब्रिटिश साहब के बिल्कुल नज़दीक रहा, जो कुछ मुझे याद है, एक तो ये कि उनका ऑर्गेनाइज करना, उस छोटे से हिस्से को लड़ाई के लिए फिट करना बड़ा जल्दी में बहुत सराहनीय योग था। और दूसरा, हर वक्त वो बिल्कुल आगे रहकर जवान का हौसला बढ़ा रहे थे। और हम ये जरूर सोचते हैं, या ये कहने को मैं तैयार हूँ कि ब्रिटिश साहब अगर ना होते तो शायद हमारा जो छोटा सा हिस्सा वहाँ पर ज़्यादा देर न डरता। लड़ाई लड़ने के लिए जरूर एक अच्छे अफसर की जरूरत होती है, जो कि उन्होंने काम किया। यहाँ तक खाने का तलब था उस दौरान में, तो कोई हमें खाने को नहीं था। जब पुल टूट गया उड़ी वाला, तो पीछे से टांगे आए उड़ी जाने के लिए सेब के भरे हुए, और हम लोग को सेव लेने के ख्वाहिशमंद थे। यहाँ तक कि शुरू किया लेना, तो वो कहने लगे मत किसी को तंग नहीं करना है, पैसे मैं दूंगा अपनी जेब से। जान भी हंसा दे, जाबाजों के फसाने कहती चले हवाएं,
गैरत फिशाए मिट्टी कुर्बान क्यों न जाए, सीने में हर मचलता तूफान भी है हाजिर, है देश तेरी खातिर ये जान भी है हाजिर, है देश तेरी खातिर ये जान भी है हाजिर।